बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 241 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 242 मुलाहिज़ा फरमाएं। इससे पहले आप इस कहानी की 241 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 242 मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वो किसी एजेंसी के हत्थे चढ़ जाता तो उसे पनाह देने के चक्कर में तुम भी लपेट में आ सकते थे, और तुम्हें मालूम ही होगा कि खतरनाक बैनुल-अक़वामी मुजरिमों के चक्कर में जो लोग लपेट में आते हैं उनका हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहता। वसीम अहमद की आंखें बदस्तूर फैली रहीं और वो थूक निकल कर बोला, सर क्या वाकई आप ठीक कह रहे हैं? आपको यकीन है कि आपको गलतफहमी नहीं हुई? इम्काना बातें मत करो और शुक्र करो कि ये मामला मेरे इल्म में आने की वजह से तुम किसी बड़ी मुसीबत से बच गए हो। हम इसे पहचान कर इतनी दूर से इसके पीछे भागते चले आ रहे हैं। अब हम बाला ही बाला इसे पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हारा जिक्र भी बीच में नहीं आने देंगे। किसी को ये मालूम नहीं हो सकेगा कि इसे तुम्हारे हाथ से पकड़ा गया था। बहुत शुक्रिया सर। उसने गोया इत्मीनान की सांस ली और सर खुजाते हुए कहा, गुस्ताखी माफ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस मामले से आपका क्या ताल्लुक है। इसे यकीनन ख्याल आया होगा कि मैं कुछ सरकारी आदमी तो नहीं था। मैं क्यों इतने जोरों शोर से खुद ही कार्रवाई करने पर तुला हुआ था। मैंने एक टुक उसकी तरफ देखते हुए जरा सख्त लहजे में कहा, अभी तुम खुद ही कह चुके हो कि मैं कुछ पुरस्कार सा आदमी हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि किस किस मामले से मेरा क्या ताल्लुक है। हर बात तो बताने की नहीं होती, और अगर बताई भी जाए तो इसका कोई मुनासिब वक्त होता है। हाँ ये भी ठीक है। उसने सर हिला तो खुद कलामी किसी अंदाज में कहा, फिर गेट की तरफ देख कर बोला, क्या मैं अंदर जाकर उसे कहूँ कि आप लोग उसे लेने आए हैं? वसीम प्यारे, अच्छी भली अकल की बातें करते करते यकदम इतनी सादगी पर मत उतर आया करो। मैंने कराह कर कहा, तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी बात सुनकर वो सादतमंदी से सर झुकाए तुम्हारे पीछे पीछे चलाएगा? अभी तक तो वो वैसा ही सादतमंद रहा है। वसीम ने जवाब दिया, तुम्हारी बात सुनते ही उसे खतरे का एहसास हो जाएगा, और जो ही उसे खतरे का एहसास होगा तुम उसकी सादतमंदी को याद करते रह जाओगे। तो फिर हम तुम्हारे साथ अंदर चल रहे हैं, हम खुद ही उसे निमट लेंगे। तुम सिर्फ हमारी रहनुमाई करो कि वो कहाँ मौजूद होगा। उसके बाद तुम खुद जरा अलग थलग ही रहना। मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैंने कहा, सर आप तो वाकई मुझे डरा रहे हैं। वो कुछ सहम कर बोला, मुझे कुछ यूं लग रहा है जैसे अब तक मैंने घर में किसी खौफनाक डाकू को पनाह दे रखी थी जिसने 150 कत्ल किए हैं, कि ये बज़ाहिर बेज़रर नजर आते हैं। एक खौफनाक डाकू जिसने 150 कत्ल किए हों, वो तो शक्ल से ही किसी न किसी हद तक खतरनाक और खूनी नजर आने लगता है। इंसान उसे देख कर ही होशियार हो सकता है, इससे बचाव की कोई तदबीर कर सकता है। लेकिन इस किस्म के लोग जो पूरी पूरी कौमों के कत्ल की साजिश में शरीक होते हैं और बकौल तुम जैसे बेवकूफ़ों के बिल्कुल बेज़रर नजर आते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये बदबख्त तो बनमानस जैसे जिस्म का मालिक और एक डॉक्टर सर्जन होने के बावजूद इनफरादी तौर पर भी बड़ा खतरनाक है। ये पुराने तरबियत याफ्ता कमांडोज के घेरे से भी निकल सकता है, राह में आने वाले किसी भी शख्स को कत्ल कर सकता है। यकीन नहीं आ रहा सर, वसीम सर झटक कर बोला। इन लोगों ने इस किस्म के लोगों का असल रूप नहीं देखा होता, उन्हें वाकई यकीन नहीं आता। मैंने कहा, चलो अब चलो पकड़ लें उसे। सर अब्दुल मुझे बहुत याद आएगा। वसीम गमज़दा से लहजे में बोला, क्या वो वाकई सफ़ेद फाम है? कोई सफ़ेद फाम ऐसा स्याफाम नजर आ सकता है? ये शायद उसके बाएं हाथ का खेल है। इस किस्म के शोबदे शायद थोक के हिसाब से उसकी जेब में पड़े रहते हैं। मैं और टोनी उसके पीछे पीछे चल दिए। मैं रुमाल से मुंह साफ करने के बहाने अपना चेहरा तकरीबन छुपाए हुए था। वैसे भी इस वक्त फ्लैट हेड सर पर रखे हुए था और इस सुनहरे फ्रेम की तारीक शीशों वाली ऐनक भी लगा रखी थी। उसी तरह हम ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। वसीम बोला, आइए इत्मीनान से बैठिए, मैं भी मालूम करके आपको बताता हूँ कि अब्दुल इस वक्त कहाँ है। हम यहाँ इत्मीनान से बैठने नहीं आए वसीम डियर। मैंने इधर उधर देखकर मकान की साख्त का अंदाजा करते हुए कहा। मकान बहरहाल ज्यादा आलीशान और ज्यादा बड़ा नहीं था। तुम जरा जल्दी से देख कर बताओ वो कहाँ है, और वहाँ तक हमारी रहनुमाई करके अपने कमरे में चले जाओ। अपने अहले खाना को भी अपने कमरे तक महदूद रखना और किसी भी हाल में वहाँ से न निकलना। क्या खून खराबे का खतरा है? वो एक बार फिर सहम कर बोला। कोशिश तो हमारी यही होगी कि खून खराबा ना हो। हम उसे जिंदा सलामत काबू में करना चाहते हैं। फिलहाल हमें भी उसकी खैरियत ही बहुत अजीज है। मैंने जवाब दिया। उसे कमरे से जाने की जरूरत पेश नहीं आई। उसी दौरान में एक अधेड़ उम्र औरत ने कमरे में झांका। वो मुलाजमा मालूम होती थी। एक नज़र हमें देखकर वसीम से मुखातिब हुई, मेहमान आए हैं साहब जी, कुछ खाने पीने को लाऊं? वसीम ने होंठों पर उंगली रखकर उससे खामोश रहने का इशारा किया। फिर उसके करीब जाकर नीचे आवाज में बोला, अब्दुल इस वक्त कहाँ है? किचन में है साहब जी, खाना पका रहा है। क्यों? वो शायद उसके राजदाराना अंदाज पर कदरे हैरान होते हुए बोली, बस ठीक है, तुम बेगम साहब के पास कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ। वसीम ने कहा। मुलाजमत की हदायत के मुताबिक रुखसत तो हो गई, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह सख्त तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। वसीम खुद भी कुछ कम वहशत ज़दा नहीं था। शायद बेचारा इस घड़ी को कोस रहा था जब उसने कॉल बेल सुनकर गेट खोला था। तहम उसने हमें पीछे आने का इशारा किया। हम दबे पाँव उसके पीछे चलने लगे।
ड्राइंग रूम से हम लाउंज में आए, यहाँ कालीन नहीं था, इसलिए हमें अपनी आहट को दबाने में और भी एहतियात करना पड़ी। किचन उसी कुशादा लाउंज के एक सिरे पर था। वहां से बर्तनों की खड़खड़ाहट और किसी तरह की धीमी सी सीढ़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ों से अंदाजा हो रहा था कि कोई बड़े इन्हिनाक से किचन में काम में मसरूफ था। फिर एक मशीन के चलने की भी आवाज़ आई। गालबन ग्राइंडर में मसाला पीसा जा रहा था। वसीम सरगोशी में बोला हुआ मसरूफ है। मेरा ख्याल है कि भी लान की तरफ किचन का दूसरा दरवाज़ा भी है। मैंने सरगोशी ही में तस्दीक चाही। वसीम ने इस बात में सर लिया। हम एक तरफ लाउंज की दीवार से लगे खड़े थे। किचन का दरवाज़ा खुला था और किसी भी लम्हे डॉक्टर बर्नार्ड और अब्दुल अचानक बाहर आ सकता था। इस सूरत में भी उसे यकीनन हैरत का शदीद झटका लगता। मैं उसे सरप्राइज दे देना चाहता था, लेकिन बेहतर यही था कि मैं किचन में जाकर ही उसे सरप्राइज देता। किचन उसके लिए ज़्यादा बेहतर चूहेदान साबित हो सकता था। मैंने टोनी को इशारा किया। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों वापस ड्राइंग रूम की तरफ चला गया ताकि उसके दरवाजे से निकलकर थोड़ा सा चक्कर काट कर किचन के अकबी दरवाजे पर पहुंच जाए और डॉक्टर बर्नार्ड के इधर से फरार होने का इम्कान न रहे। गन अब उसके हाथ में थी। मैं चाहता था कि लाउंज के उस दरवाजे का भी बुलेट चढ़ा दिया जाए जो ड्राइववे की तरफ खुलता था, और साथ ही मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लेने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं डॉक्टर बर्नार्ड के लिए कोई राह फरार छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया, क्योंकि कटर पटर की ज़रा सी भी आवाज़ होती तो डॉक्टर बर्नार्ड झांक कर बाहर देख सकता था। मेरे हाथ में अब मेरा मखसूस मशीन पिस्टल मौजूद था। मैंने वसीम को इशारा किया कि वो अपने कमरे में चला जाए। वह पंजों के बल चलता हुआ बिल्ली की तरह बेआवाज़ कदमों से रुखसत हो गया। ग्राइंडर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा घूं करने लगा। मेरे ख्याल में डॉक्टर बर्नार्ड को सरप्राइज देने के लिए ये लम्हात मौजूद थे। जब वो ग्राइंडर पर मसरूफ था, मैं ज़रा सी भी आहट पैदा किए बगैर किचन के खुले दरवाजे करीब जा पहुंचा, लेकिन मैं दरवाजे के सामने नहीं था, किचन की दीवार से चिपका हुआ था। मेरा ख्याल था कि यूं ही ग्राइंडर खामोश होगा, मैं किचन में दाखिल होते ही कहूँगा, हेलो डॉक्टर बर्नार्ड। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुमसे मुलाकात एक किचन में होगी, जहाँ तुम दुनियाए तिब का कोई हैरत अंगेज ऑपरेशन करने के बजाय हंडिया पका रहे होगे। मुझे यकीन था कि पहले वो अनजान बनने की कोशिश करेगा, जैसे मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। फिर वो तरदीद करने की पूरी कोशिश करेगा कि वो डॉक्टर बर्नार्ड हरगिज नहीं है, और वो तो इस नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल है। ग्राइंडर के खामोश होते ही मैंने किचन में कदम रखा और मेरी ख्याल आराई थरी की थरी रह गई। मेरी हेलो मेरे होंठों पर ना आ सकी। अपनी बाकी मुख्तसर तकरीर तो मैं वैसे ही भूल गया, क्योंकि किचन खाली था। ग्राइंडर का शायद टाइमर सेट किया गया था, जिसकी वजह से वक्फे से वो खुद ही चल रहा था और बंद हो रहा था। मैंने एक लम्हे में पूरे किचन का जायजा ले डाला। अकबी दरवाज़ा बंद था। क्या वो टोनी के उधर पहुंचने से पहले ही निकल चुका था, या फिर मुलाजमा की इतला गलत थी? ये सवालात भी उसी एक लम्हे में मेरे जहन में उभरे थे। मेरा मशीन पिस्टल वाला हाथ उठा का उठा ही रह गया था। दूसरे लम्हे मेरी समझ में आ गया कि वो कहाँ हो सकता था, मगर ऐन उसी लम्हे मेरी आंखों के सामने बर्क सी कूदी। मेरे बाएं हाथ पर बड़ा सा फ्रिज था और वो उसके पहलू में छुपा हुआ था। उसके हाथ में स्टील का एक बड़ा सा झिलमिलाता हुआ चापर था, जिसे गोश्त के टुकड़े काटे जाते हैं। अगर मैंने अपना मशीन पिस्टल वाला हाथ पीछे करने में एक सारिये की भी ताखीर की होती, तो मेरा हाथ मशीन पिस्टल समेत कट कर दूर जा गिरा होता। और अगर उसके बाद भी मुझे जिंदा रहना नसीब होता, तो कम से कम पीठ पीछे लोग मुझे अफजल टुड्डा के नाम से याद करते, बजाय उसके कि मैं डॉक्टर बर्नार्ड को सरप्राइज देता। उसने मुझे सरप्राइज दे दिया था। अपना इतना जोरदार वार खाली जाने पर भी वो अपनी झोंक में आगे नहीं आया, बल्कि जिस रफ्तार से उसका हाथ आगे की तरफ घूमा था, उसी तेजी से वापस आया, और उस दौरान में चापर का रुख तब्दील हो चुका था। मैंने भी उसी जैसी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मशीनी अंदाज में अपना चेहरा पीछे कर लिया, वरना शायद चापर मेरे चेहरे पर पड़ा होता और मेरा चेहरा तिरछे रुख से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता। मैं बस इस तरारी तौर पर उस वार से भी बच गया था, वरना मैं तो दर हकीकत उसके पहले वार के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे तो किचन में कदम रखते वक्त किसी हमले की तवक्को ही नहीं थी। मेरा ख्याल तक डॉक्टर बर्नार्ड ने अगर कुछ किया भी तो इस वक्त कर सकेगा जब वो मेरे दिए हुए सरप्राइज के असर से संभल जाएगा। सच्ची बात यह थी कि अब मेरे लिए उसके दिए हुए सरप्राइज से संभलना मुश्किल हो रहा था। उसका हाथ जब उल्टा घूमता हुआ वापस आया और मैंने अपने चेहरे को चापर से बचा लिया, तो चापर खच की जोरदार आवाज के साथ फ्रिज के दरवाजे में प्रवस्त हो गया। उसी लम्हे मैंने मशीन पिस्टल का दस्ता उसकी पेशानी पर रसीद किया। हकीकत यह थी कि मशीन पिस्टल सिर्फ उसे धमकाने और उसे अपना हुक्म मनवाने के लिए था, वरना मैं उस पर गोली चलाना नहीं चाहता था। मैं तो उसे जख्मी भी करना नहीं चाहता था। मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि वो बिल्कुल सही हालत में बकायमी होश व हवास हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि मुझे रहीला के चेहरे की रंगत ठीक कराने के लिए उसकी जरूरत थी। मैं चाहता था कि वो उस हालत में हमारे हाथ में आए कि उससे हाथ पांव और दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो। मैंने उसकी पेशानी पर पिस्टल का दस्ता भी मजबूरन रसीद किया था, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी करना था फौरी तौर पर करना था, वरना चापर तीसरी मर्तबा भी कौस की सूरत में घूमता हुआ वापस आ सकता था और इस बार शायद मेरी पसलियां उसके सद में होती।
मैंने चापर की वापसी से बचते हुए उसकी पेशानी पर पिस्टल का दस्ता रसीद किया था और मेरा ख्याल था कि उस जर्ब से वो वहीं ढेर हो जाएगा, लेकिन ये आरजू पूरी नहीं हो सकी। उसका सर शायद लोहे का बना हुआ था। चापर तो वहीं फ्रिज के दरवाजे में व्यवस्थ रह गया था। बर्नार्ड का सर पीछे दीवार से टकराया, गोया उसे दो तरफ से चोट लगी थी। सामने से मैंने पिस्टल का दस्ता रसीद किया था और पीछे से सर दीवार से टकराया था। उसके बावजूद उसकी हवास एक लम्हे के लिए कोई असर न पड़ा। बिजली की तेजी से सर झुकाते हुए उसने बकरे की तरह मेरे पेट पर टक्कर रसीद की। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी शहतीर का सिरा पूरी कुव्वत से मेरे पेट पर दे मारा था। आंतें गोया उछलकर हल्क में आ गई। मेरी कमर पीछे मार्बल के काउंटर से टकराई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी को किसी ने कुल्हाड़ी से दो टुकड़े कर दिया था। मेरे जिस्म के निचले हिस्से में एकदम गोया बिजली का कोई स्विच ऑन हो गया और निचला धड़ जैसे यकलख्त बेजान हो गया। टांगें शल हो गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा। परेशानी की बात यह थी कि मैं टक्कर लगने की वजह से नहीं गिरा था, बल्कि मैंने महसूस किया था कि एकदम मेरी टांगों ने मेरे जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। वहशत से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मैंने सुन रखा था कि रीढ़ की हड्डी पर बाज़ औक़ात किसी खास ज़र्ब से चोट लग जाए तो दिमाग का एक खास हिस्सा मुतासर हो जाता है। इंसान उम्र भर के लिए मफलूज भी हो सकता है। उसकी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजरती है। उस एहसास ने मुझे दहशत सदा कर दिया था कि कहीं मेरे साथ नागाहानी तौर पर ऐसा तो नहीं था। उस वक्त तक डॉक्टर बर्नार्ड एक शराबे की तरह पलांग कर किचन से निकल चुका था। मुझ में गोया उसकी फिक्र करने के बारे में सोचने की सकत ही नहीं रही थी। लेकिन यूं ही धब से फर्श पर गिरा, गोया एक मौजज़ा सा हुआ। मेरे निचले धड़ में जो स्विच ऑफ हुआ था वो गोया ऑन हो गया। बरकी रो मुनक़ता रहने का वक्फा गोया सिर्फ एक लम्हे तक ही महदूद रहा, लेकिन उस एक लम्हे में ही मुझ पर क़यामत सी गुजर गई। सिर्फ एक लम्हे में मेरा जिस्म पसीने से नम हो गया। दूसरे ही लम्हे जब मैंने महसूस किया कि मैं उठ सकता था तो मैं उछल कर उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। लेकिन उस एक लम्हे के तजुर्बे ने मेरे साथ मुर्तइश कर दिए थे। मेरा मशीन पिस्टल वहीं गिर कर रह गया था। मैंने उसे उठाने के चक्कर में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और खाली हाथ ही बर्नार्ड के ताक़ुब में भागा। बर्नार्ड का चापर भी फ्रिज के बालाई हिस्से में व्यवस्थित रह गया था और अभी तक होले होले लर्ज रहा था। लाउंज में आकर मुझे समझने में एक लम्हा लग गया कि वो लाउंज के दरवाजे से ही पोर्च की तरफ निकल गया था। वो ड्राइंग रूम में नहीं गया था। मैं तेजी से नीम व दरवाजे से निकला तो वो पोर्च का छत वाला हिस्सा अबूर करके ड्राइवे में पहुंच चुका था। टक्कर रसीद करते वक्त पिचक चुकी थी, रास्ते में गिरी पड़ी थी और वो ओलंपिक रेस में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी की तरह गेट की तरफ दौड़ा जा रहा था। उसकी लंबी लंबी टांगें बांसों की तरह लेकिन मशीनी अंदाज में हरकत कर रही थी। गेट मकफिल था, लेकिन मुझे मालूम था वो ताला खोलने की जहमत नहीं करेगा। उसे कम वक्त में वो नहायत आसानी से गेट फलांग जाएगा। एक बार वो गलियों में निकल जाता तो फिर उसे पकड़ना मुहाल था। मेरे पास मशीन पिस्टल भी नहीं रहा था। उसे रोकने के लिए मैं उसकी टांग पर फायर भी नहीं कर सकता था। एक लम्हे के लिए मायूसी की लहर ने मुझ पर गलबा पाया, लेकिन मैंने फौरन ही उससे निजात पाते हुए ऊंचे बरामदे से पोर्च में एक लंबी शकल लगाई। एन उसी वक्त मैंने देखा मकान के परले कोने की आड़ से अचानक एक गठड़ी सी लुढ़कती हुई निकली और डॉक्टर बर्नार्ड के रास्ते में आ गई। बर्नार्ड ना तो संभल सका और ना ही बर वक्त उसे फलांग सका। वो उसमें उलझकर उसके ऊपर से होता हुआ ड्राइवे में कलाबाजी खा गया। उस वक्त तक मैं देख चुका था कि वो गठड़ी दरअसल वसीम अहमद था। वो तकरीबन उकड़ों सी हालत में अचानक ही फुदक कर बर्नार्ड के रास्ते में आ गया था। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे वो उसी तरह उकड़ों से हालत में ड्राइवे को क्रॉस करने के लिए निकला हो और गलती से बर्नार्ड के रास्ते में आ गया हो। गलती भी ऐसी जो उससे नादा निस्तगी में सरजद हुई, क्योंकि दरवाजे से अचानक निकलने वाले को वाकई इल्म नहीं हो सकता था कि दूसरी तरफ से कोई आ रहा था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उस तरह अचानक मुझे कोई मदद मुयस्सर आ जाएगी। उससे पहले कि बर्नार्ड उठ पाता, मैंने वसीम को फलांगते हुए उस पर छलांग लगा दी और उसे दबोच कर इससे पहले कि बर्नार्ड उठ पाता, मैंने वसीम को फलांगते हुए उस पर छलांग लगा दी और उसे दबोच दिया। मगर उसे दबोचना कोई किसी ऑक्टोपस को दबोचने के बराबर था। उसके हाथ पांव यूं तो आम इंसानों की तरह दो ही थे, लेकिन वो जिस बुरी तरह मचला तड़पा और जिस तरह उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, उससे कुछ यूं लगा जैसे वो कई बाजुओं और कई टांगों का मालिक था। उसके बाजू और टांगें ऑक्टोपस ही की तरह लचीली थीं और उनमें वैसी ही लचक भी थी, लेकिन वो फौलाद की तरह मजबूत थीं। एक बार तो मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि मेरी तमाम तर ताकत, महारत और मजबूती के बावजूद वो मेरी गिरफ्त से निकल जाएगा, लेकिन ऐन उस वक्त टोनी वहां आन पहुंचा। उसे गालिबन अंदाजा हो चुका था कि कोई गड़बड़ हो गई थी और वो कबीलान से दौड़ता दौड़ता आया था। सच्ची बात यह थी कि उस वक्त तक मुझे अपने तरीकाकार पर पछतावा हो रहा था। हमने खामखा ही खुशहमी में रहते हुए अपनी दानिश्त में उसे बेखबरी में जात दबोचने की कोशिश की थी, लेकिन उसने यकीनन कहीं से हमें देख लिया था। ताहम इतना जरूर था कि ताखीर से हमारी आमद के बारे में बाखबर हुआ था। अगर जरा पहले बाखबर होता तो यकीनन अकबी दरवाजे से निकल चुका होता और हम एक बार फिर उस सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। अब जबकि ये सांप मेरे हाथों में फिसल जाने को था तो मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी खोपड़ी
पुख्ता फर्ज से टकरा दूं और उस वक्त तक टकराता रहूं जब तक वो मुलगोबे में तब्दील ना हो जाए। अगर उसे सही सलामत पकड़ने का मसला दरपेश ना होता तो शायद मैं ऐसा कर गुजरता। टोनी ने सोच विचार या उलझन में वक्त जाया नहीं किया और ना ही उसने अपने हाथों को जहामत दी। वैसे भी उसके एक हाथ में गन थी। उसने जब देखा कि बर्नार्ड मेरी गिरफ्त में नहीं आ रहा और फिसल कर निकल जाने को था तो उसने कनपट्टी पर पांव से एक जोरदार ठोकर रसीद की। उस ठोकर के पीछे उसकी झुंझलाहट भी काम कर रही थी। हालांकि मैंने अपनी झुंझलाहट पर काबू रखा था। वो काउबॉय जैसे और नकीले जूते पहने हुए था जिसकी नोकों पर तांबे के क्लिप से भी लगे हुए थे। बर्नार्ड की खोपड़ी की तमाम तर मजबूती के बावजूद बहरहाल उसकी खोपड़ी पर मेरे पिस्टल की जरब भी लगी थी। उसने तो कुछ असरात नहीं दिए थे। टोनी की ठोकर ने वो कसर पूरी कर दी थी। वैसे भी ये ठोकर जरा हिसास हिस्से पर पड़ी थी। कुछ देर बाद मैंने उसे छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। गन का रुख उसकी तरफ किए तैयार खड़ा था, लेकिन वो उठकर नहीं भागा। वो वाकई बेहोश हो गया था। मैंने वसीम से पूछा, तुम अचानक घर से कैसे निकल आए? तुम्हें तो बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, डर तो मुझे अब भी लग रहा है। वो झुझुरी से लेकर बोला, डर की वजह से ही मैं अपने कमरे से निकला था। ज्यादा डर से मैं अपने कमरे से निकलकर अपनी दानिश में चुपके से क्वार्टर की तरफ जा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मैं अब्दुल के रास्ते में आ जाऊंगा। मैंने बगौर उसकी तरफ देखा और एक बार फिर उलझन में पड़ गया था। हमेशा की तरह उसके बारे में फैसला करना मुश्किल था। उसे कोई अंदाजा था कि मैं क्या सोच रहा था। वो जैसे बात का रुख बदलने के लिए डॉक्टर बर्नार्ड की तरफ मुतवज्जा होते हुए गमज़दा लहजे में बोला, अफसल भाई, क्या आपको यकीन है कि ये मतलूबा आदमी है? अगर ये हमारा मतलूबा आदमी ना होता तो चापर से मेरा कीमा बनाने की कोशिश न करता। मुझे तो इसको ढूंढते और आपकी गिरफ्त में जिद्दोजहद करते हुए भी अंदाजा हो गया है कि कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वसीम ने कहा, लेकिन मुझे यकीन करना भी मुश्किल मालूम हो रहा है कि ये कोई सफेद फार्म हो सकता है। उसने अपनी उंगली पर जरा सा थूक लगाया और बर्नार्ड के पास बैठकर उस तरह वो उंगली उसकी कलाई पर रगड़ने लगा जैसे उसे उम्मीद हो कि कलाई से रंग उतरकर उसकी उंगली को लग जाएगा। मैंने बचपन में देखा था कि औरतें कपड़ा खरीदते वक्त इस तरह उसका रंग उतारा करती थी कि कच्चा है या पक्का। वसीम की उंगली पर जरा सी भी स्याही नहीं लगी थी। उसने शकज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखा। इसका रंग तो पक्का है। जाहिर है जिस घर में इसे गैर मुआयना मुद्दत तक रहना था वहाँ कच्चा रंग लेकर तो आएगा नहीं। मैंने कहा, बहरहाल तुम इस चक्कर में मत पड़ो, अपने नन्हे से जहन को परेशान मत करो। ये तुम्हारे समझने की बातें नहीं है। अगर हो सका तो हम सफ़ेद फार्म हालत में भी तुम्हें इसका दीदार करवा देंगे। फिर मैंने टोनी से कहा, गाड़ी अंदर ही ले आओ, इसे लेकर चलने का बंदोबस्त करते हैं। वसीम उठ खड़ा हुआ और आह भरकर बोला, मेरा अब्दुल, इसके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? तुम अब भी इसे अब्दुल ही समझने पर मुसर हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तो ये हमेशा अब्दुल ही रहेगा। वो मगमूम लहजे में बोला, इतना गमज़दा होने की जरूरत नहीं। मैंने मुलायमे से कहा, अब्दुल हमेशा से तुम्हारे साथ नहीं था। इसके बगैर जब तुम इतने बड़े हद तक शादीशुदा भी हो गए थे तो बाकी जिंदगी भी गुजरी जाएगी। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि कोई नुकसान उठाए बगैर तुम्हारी जान छूट रही है। फिर मैंने उसे हदायत की, तुम्हारे किचन में मेरी गन गिर गई है, जरा वो उठा लाओ। गन? उसे थूक निकला। आतिशी हथियारों को हाथ लगाते हुए भी मेरी जान जाती है, लेकिन खैर आपका हुक्म है तो ले आता हूँ। वो दरवाजे की तरफ चल दिया। टोनी उस दौरान में गाड़ी अंदर ले आया था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर गेट दोबारा बंद कर दिया। हमारी गाड़ियों में से जरूरत की छोटी मोटी चीजें पड़ी रहती थी। टोनी ने नायलॉन की डोरी निकालकर डॉक्टर बर्नार्ड के हाथ पुष्ट पर बांधे, पैरों में भी डोरी बांधनी और मुंह पर टेप चिपका दिया। पार्सल तैयार है सर। वो हाथ झाड़ कर सीधा होते हुए बोला। इस दौरान में वसीम इस तरह गन उठाए अंदर से आता दिखाई दिया जैसे वो कोई जिंदा मखलूक हो और उसे अंदेशा हो कि वो किसी भी लम्हे उसे काट खाएगी। वो कुछ रूहानसा भी हो रहा था। करीब आकर बोला, सर आप तो कह रहे थे कि किसी नुकसान के बगैर जान छूट गई। आपने अंदर किचन में फ्रिज का हशर कर दिया, उसके फ्रीजर के दरवाजे में किसी तरह चापर। करीब आकर बोला, सर आप तो कह रहे थे कि किसी नुकसान के बगैर जान छूट गई। आपने अंदर किचन में फ्रिज का हशर देखा, उसके फ्रीजर के दरवाजे में किस तरह चापर प्रवस्थ है। पूरे 32,000 का फ्रिज था, अभी चंद हफ्ते पहले ही खरीदा था। उसकी आवाज भराने लगी। बस अब कहीं बाकायदा रोना न शुरू कर देना। मैंने गन जेब में रखने के बाद उसका कंधा थपथपाया। इस जैसे फ्रिज तो बाजार में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो चापर मेरे चेहरे पर प्रवस्थ हो गया होता तो मुझ जैसा दूसरा पीस मिलना बहुत मुश्किल था। आपका मतलब है कि उसने आप पर वार किया था? वसीम की आंखें एक बार फिर फैल गईं और बिल्कुल गोल गोल दिखाई देने लगी। जाहिर है उसने फ्रिज की मजबूती चेक करने के लिए तो उसमें चापर नहीं घुसेड़ा था। मैंने जवाब दिया, और ये उसका दूसरा वार था। इससे पहले एक वार खाली किया था। वसीम अहमद ने कुछ इस तरह झुरझुरी सी ली जैसे क्लासिकल डांस के लिए स्टार्ट लेने लगा हो। मैंने टोनी से कहा, कल किसी से कह देना कि वसीम के लिए बाजार से कोई बड़ा सा उम्दा सा फ्रिज खरीद कर यहाँ पहुँचा दे। वसीम गोया हड़बड़ाकर जल्दी से बोला, नहीं सर, मेरा यह मतलब हरगिज नहीं था। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नफा नुकसान तो जिंदगी में चलता ही रहता है। मैं अपने अब्बा मरहूम की तरह छोटे दिल का नहीं हूँ, वो तो मुझे अंदाजा है। मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा,
लेकिन तुम भी मेरा मतलब गलत समझ रहे हो। मैं फ्रिज तुम्हें अपनी खुशी से तोहफतन भिजवाना चाहता हूँ। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। ये शख्स क्या हाथ आया है, बस यूं समझो कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये मसला यूं राह चलते अचानक हल हो जाएगा, जिसके सिलसिले में न जाने कितने अफराद कहाँ कहाँ सर फोड़ रहे हैं। वो तो ठीक है सर, मुझे भी खुशी है कि आपका कोई मसला हल हो गया, लेकिन प्लीज आप फ्रिज मत भिजवाइएगा, मुझे शर्मिंदगी होगी। वह अगलाते हुए बोला, क्यों क्या तुम किसी का भेजा हुआ तोहफा कबूल नहीं करते? मैंने उसे घूरा। ये बात नहीं है सर। परेशानी के आलम में उसे फिर सर खुजाने का ख्याल आ गया था। बस अगर ये बात नहीं है तो अपनी चोंच बंद रखो और इस बदबख्त को काड़ी में डालने में हमारी मदद करो। मैंने उसे घूरते हुए कहा और बर्नार्ड की तरफ इशारा किया। वसीम गोया सहम कर खामोश हो गया। हमने मिलकर उसे गाड़ी में पिछली और अगली सीटों के दरमियान फर्श पर डाल दिया। उस तरह उसका गाड़ी में आना मुश्किल था। मैंने और टोनी ने उसकी लंबी लंबी टांगें मोड़कर उसके पेट से लगा दी। वसीम गमनाक से लहजे में बोला, आप तो इसे बिल्कुल कुर्बानी के बकरे की तरह ले जा रहे हैं। वक्त की बात है प्यारे, मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। इसका ताल्लुक जिन लोगों से है, कभी हम सब उनके सामने कुर्बानी के बकरे थे। अच्छा अब इजाजत दो। मैंने मुसाफे के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सर क्या आप वाकई जा रहे हैं? वो भुचका सा रह गया था। ये तो कोई मुलाकात ना हुई। आपने मेरे घर में बैठकर पानी तक नहीं पिया। मैं तो खाने वाने का प्रोग्राम बना रहा था। ये बीच में अजीब ही सिलसिला शुरू हो गया। बस इसी सिलसिले ने हमें खाना भुला दिया है। ये जो तोहफा तुमने हमें दे दिया है, ये जाने कितने अजीम उशान दावतों से बढ़कर है। मैंने गाड़ी में ठूसे हुए डॉक्टर बर्नार्ड की तरफ इशारा किया, फिर गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, वैसे भी हमारा नाश्ता खाना वगैरह कुछ इसी किस्म का होता है। कभी दोपहर के खाने में 2-4 फ्लाइंग किक्स और कराटे के 2-4 चाप्स खा लें। रात के खाने में एक आध टक्कर और एक आध पटखनी पर गुजारा कर लिया। अक्सर व बेशतर हमारा मेन्यू यही रहता है। टोनी ड्राइविंग सीट संभाली थी, मैं पैसेंजर सीट पर दरवाजा खोल कर बैठ गया। वसीम दरवाजे पर झुकते हुए कदर मायूसी से बोला, अच्छा जैसे आपकी मर्जी। हो सके तो मुझे बाद के हालात से भी मुतल्ला कीजिएगा कि अब्दुल का क्या बना। ये अब्दुल नहीं डॉक्टर बर्नार्ड है। मैंने एक बार फिर उसे याद दिलाया। टोनी ने गाड़ी रिवर्स की। वसीम ने आगे बढ़कर गेट खोला। हम सड़क पर काफी दूर निकल आए। तब तक वसीम गेट पर खड़ा रहा। हमने मोड़ काटा तो वो हमारी नजर से ओझल हुआ। दिलचस्प किरदार है, टोनी ने तबसरा किया। बेशक मैं इंतहाई थी, और एक अजीब इत्तेफाक है कि ये मेरी जिंदगी में हमेशा किसी अहम मोड़ पर ही नमूदार होता है, और उसकी वजह से किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है कि जिसे मैं तलाश कर रहा होता हूँ। इस वक्त तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। अजीब बात है। टोनी ने हैरत का इजहार किया। अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उसने स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगा। मैं करीब ही था। मध्यम सी आवाज से मुझे अंदाजा हुआ कि दूसरी तरफ राहिला थी। वो टोनी से मुखातिब थी, कहाँ मर गए हो? क्या अफजल को एयरपोर्ट पर रिसीव करने की बजाय सीधे कराची चले गए? वहां से उसे साथ लेकर पैदल वापस आ रहे हो? नहीं, पैदल तो नहीं आ रहे, गाड़ी ही में है। टोनी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर भी एहतियातन जरा गौर से देख लो, कहीं किसी गधा गाड़ी में मौजूद तो नहीं, और उसे तुम मर्सिडीज तो नहीं समझ बैठे। वो तशवीश से बोली, क्या गधा गाड़ी में एक्सीलेटर, स्टीयरिंग व्हील, क्लच वगैरह मौजूद होता है? टोनी ने सादगी से पूछा। हो भी सकते हैं, ये मॉडर्न जमाना है, कुछ भी हो सकता है, राहिला ने जवाब दिया। लेकिन इसमें मुझे आगे गधा जुता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। टोनी ने कहा, हो सकता है गधा स्टीयरिंग व्हील पर बैठा हो। राहिला ने ख्याल जाहिर किया। तुर्की पर तुर्की जवाब देने के मामले में राहिला कब चौंकने वाली थी। टोनी ने शायद लाजवाब होकर कदर खिसियानी से मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और कमजोर से लहजे में बोला, तुम्हें क्यों कर शुबा हुआ? तुम अब तक ऑफिस जो नहीं पहुंचे, इसलिए शुबा हो रहा था। राहिला ने जवाब दिया। मैंने एयरपोर्ट फोन करके मालूम किया तो फ्लाइट तो कब की आ चुकी है। बस जब बात साथ हो तो रास्ते कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं। तुम बात से खुद बात कर लो, वही बेहतर बता सकते हैं कि हम अब ऑफिस क्यों नहीं पहुंच सके। टोनी ने यह कहकर गोया जान छुड़ाई और फोन मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने फोन कान से लगाते हुए हेलो कहा तो राहिला एक तवील सांस लेकर रह गई। अच्छा तो तुम पहुंच चुके हो? क्या रास्ता गुजरांवाला आ रहे हो? तुम्हें तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। क्या बात है, बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही हो? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मुझे क्या पड़ी ये बेचैनी से इंतजार करने की? वो एकदम बिगड़ कर बोली, मुझे तो उन 16 अफराद का ख्याल आ रहा है जो होटल में बैठे खाना शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। अगर खाने से पहले ही इतने नढाल हो गए तो मीटिंग में क्या खाक हिस्सा लेंगे? उनके पेट में अभी कुछ देर और चूहों को दौड़ने दो। दौड़ना भागना चूहों का बुनियादी हक है। डायरेक्टर्स अगर निढाल भी हो गए तो खाना खाने के बाद दोबारा चाकू चुबंद हो जाएंगे। हमें अभी थोड़ी सी देर और लगेगी। आखिर तुम करते क्या फिर रहे हो? वो जरा झुंझला कर बोली। तुम्हारे लिए यही कुछ कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। दरअसल मुझे ख्याल आ गया था कि काफ़ी दिनों बाद तुमसे मुलाकात होने वाली है। खाली हाथ आते कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कुछ तोहफा ही लेता चलूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेकर चलूँ। कोई अच्छा सा तोहफा मिल नहीं रहा था। अब एक तोहफा मिला तो है, लेकिन अभी उसकी पैकिंग वगैरह का मरहला दरपेश है, इसलिए थोड़ी देर और लगेगी। क्या बकवास है। ठीक है, तो फिर मैं भी अब होटल ही पहुंच रही हूँ, तुम दोनों वहीं आ जाना, राहिला ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया।
वो 5 स्टार होटल जिसमें लंच का इंतजाम किया गया था हमारे ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि उसी सड़क पर था। मैंने सोचा था डॉक्टर बर्नार्ड को टोनी के घर छोड़ते चले जाएंगे। उसका घर गुलबर्ग में था, जो यहाँ से दूर नहीं था, और मेरे इशारे पर टोनी उधर गाड़ी मोड़ भी चुका था। सबसे अच्छी बात यह थी कि टोनी के घर में छोटा सा एक तहखाना भी मौजूद था। डॉक्टर बर्नार्ड को जरा खुफिया और महफूज जगह पर रखना जरूरी था। चंद मिनट बाद ही हम टोनी के घर जा पहुंचे। मुसल्ला गार्ड ने गेट खोला और उसने गाड़ी अंदरूनी दरवाजे के बिल्कुल करीब ही ले जा रोकी। उसने और गार्ड ने मिलकर डॉक्टर बर्नार्ड को तहखाने में पहुंचाया। वह बदस्तूर बेहोश था। तहखाने का फर्श साफ सुथरा था। उन्होंने उसे फर्श पर लेटा दिया। फिलहाल उसे उसी तरह पड़ा रहने दो, हाथ पांव इसी तरह बंधे रहने चाहिए, होंठों पर टेप भी रहने दो। मीटिंग से फारिग होकर ही आकर इससे निपटेंगे, मैंने कहा। तहखाने का दरवाजा टोनी ने मकफिल कर दिया। बर्नार्ड के हाथ पांव पहले ही बंधे हुए थे। उसके बावजूद टोनी ने अपने गार्ड को खबरदार किया, अगर यह आदमी गायब हो गया तो तुम अपनी जिंदगी की खैर मत समझना। सर, इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और तहखाने का दरवाजा भी आप लॉक करके जा रहे हैं। इसके बाद तो ये सिर्फ इसी सूरत में गायब हो सकता है कि ये कोई बदरू हो। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, बज़ाहिर तो ये इंसान है, लेकिन तुम इसे बदरू ही समझना। मैंने गार्ड्स को हिदायत की। वहाँ से हम होटल पहुंचे। टोनी को मालूम था कि लंच के लिए किस हाल में रिजर्वेशन थी। वो मुझे सीधा वहीं ले गया। राहिला हाल के दरवाजे पर मौजूद थी। वो अपने उसी निकाब पोश हसीना वाले हुलिये में थी। हम काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। मैं सरापा इश्तियाक था, लेकिन मैं उसके तासुरात नहीं देख सकता था। मैं तो उसकी आंखों में भी नहीं जान सकता था। वो भी बड़े बड़े तारीख शीशों के चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। मैं जब भी उसे इस हुलिये में देखता था मुझे अफसोस होता था। मैं खुद को मुजरिम सा महसूस करता था कि शायद मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ था। अगर ये सब कुछ पर्दे के नुक्ता नज़र से होता तब भी कोई हर्ज नहीं था। जिन जगहों पर बहुत ऊंचे तबके की नशिस्त बर्खास्त और आमदरफ्त रहती थी, वहाँ भी कभी कभी पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंदी करने वाली कोई खातून उससे मिलते जुलते हुलिये में नजर आ जाती थी। सेमिनारों और मीटिंग्स में भी कभी कभार इस किस्म की कोई शख्सियत दिखाई दी जाती थी, लेकिन राहिला का मामला पर्दे की हदूद से भी कुछ आगे का लगता था। वो उन जगहों पर कुछ अजूबा ही दिखाई देती थी, लेकिन उसे खुद भी इस बात का एहसास होता होगा। लेकिन उसने आज तक बड़े हौसले से सूरत हाल का मुकाबला किया था। अपनी किसी बात से उसने कभी किसी तासुफ, शिकवे या एहसास कमतरी का इजहार नहीं होने दिया। उसने पहले ही की तरह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वक्त गुजारा था, जैसे उसकी ज़ात के साथ कोई मसला वाबस्ता ना हो। उसकी जगह कोई आम सी लड़की होती तो शायद मुंह छुपा कर घर में बैठ जाती और उस वक्त को रोती जब उसने मेरे शाना बशाना रिडार्ड से झगड़ा मोल लिया था। एक ऐसा झगड़ा जिससे उसका अपना कोई ताल्लुक नहीं था। तुम तो मेरे लिए कोई तोहफा ला रहे थे, वो नकाब की ओर से बोली। तुम्हारे हाथ तो भिखारियों की तरह खाली हैं। भिखारियों के हाथ खाली कहाँ होते हैं बेवकूफ़, मैंने कहा। उनके हाथों में तो भीख में मिली हुई चीज़ें होती हैं। तुम्हारे हाथ में तो ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं उसे ही तोहफा समझ लेती। वो यकीनन तोहफे वाली बात से तजस्सुस में मुब्तला हो चुकी थी और उसकी तय को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम शायद मेरी बात को मजाक समझ रही हो। मैंने वाकई तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा तलाश किया है, लेकिन वो था बहुत बड़ा। मैंने संजीदगी से कहा, उसे यहाँ लाना बहुत मुश्किल था। हमें खुद चलकर तोहफे के पास जाना पड़ेगा। शायद वो तारीख चीज़ों के अकब से मुझे घूर रही थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोली, अच्छा चलो अंदर चलो, सब लोग तुम्हारे इंतजार में भूखे मर रहे हैं। मैं हाल में पहुंचा जहां हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम सरकर्दा अफराद मौजूद थे। वो कुछ इस तरह मुझसे मिले जैसे मैं बरसों से उनसे बिछड़ा हुआ था। मैंने उन्हें ज़्यादा देर बातों में नहीं उलझाया और बिजनेस लंच शुरू कर दिया। इधर उधर की बातें बहुत कम वक्त के लिए जारी रहीं। जल्द ही घूम फिर कर सब कारोबार पर आ गए। हालांकि अभी बाज़ाब्ता मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, मगर वो सब बुनियादी तौर पर कारोबारी लोग थे। कारोबार उनका ओढ़ना बिछोना था। वो बेशक कंपनी में मुलाजिम थे, लेकिन हर शख्स अपने शोबे को अपनी ज़ाती कारोबार की तरह चला रहा था। नहायत पुरतकल्लुफ़ लंच के बाद हम लोग हेड ऑफिस आ गए और कॉन्फ्रेंस रूम में बाज़ाब्ता तौर पर सालाना मीटिंग्स का आगाज़ हुआ। ये एक नहायत खुश किस्म की कारोबारी कार्रवाई थी, जिसमें तवील रिपोर्टें पेश की गईं, एडिटर की रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई गईं, मंसूबों की मंजूरी ली गई। कुछ चीज़ों से मैंने इख्तलाफात किए, उनकी जगह नई तजावीज़ पेश की, जिन्हें कुछ बहस और तरामीम के बाद मंजूर कर लिया गया। मीटिंग रात के 8 बजे तक जारी रही। बहरहाल तसल्ली बख्श मीटिंग थी। बहुत से आम मामलात तह पा गए। मीटिंग के इख्तिताम पर काफ़ी का एक और दौर चला। तमाम अमूर खुशस्लूबी से तह पा जाने के बाद डायरेक्टर्स के चेहरों पर बशाशत नजर आने लगी थी, वरना उससे पहले उनके चेहरे कुछ ऐसे लटके हुए थे जैसे पूरी दुनिया के मुआशी मसाइल का बोझ उन्हीं चारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। काफ़ी का दौर भी ख़त्म हो चुका तो मुझे अचानक डॉक्टर बर्नार्ड का ख्याल आया। हमें उस बदवक्त को तहखाने में पटके हुए कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। मैंने तमाम हजरात से इजाज़त तलब की और काफ़ी रूम से बाहर आ गया। सिर्फ टोनी और राहिला मेरे साथ थे। तुम हमारे साथ चलो, मैंने राहिला से कहा। कहाँ? उसने जानना चाहा। ये मत पूछो, क्या तुम अपना तोहफा देखना नहीं चाहती? मैंने कहा, तोहफा वगैरह तो खैर क्या होगा। वो बेचैनी से बोली, बहरहाल तुम्हारी ये नई शोबदेबाजी देखना चाहती हूँ। ज़रा पता तो चले कि तुम पिटारी से क्या निकाल कर दिखाना चाहते हो, जिसके लिए बच्चों की तरह तजस्सुस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो।